जय श्री कृष्ण बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 और इसका क्या टाइटल है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चलो पहले हम ये चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक करके हर एक चीज के बारे में समझाऊंगा। फिर हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया होगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। Human beings can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब कि जो एलिमेंट्स चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो तीनों के तीनों कहाँ पे प्रेजेंट है? वो हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है। और वो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से? लैंड, वाटर और एयर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो आगे। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact, namely the lithosphere, hydrosphere, and the atmosphere। अब देखो प्यारे बच्चों, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जोन की तरह है जिसमें तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, वो यहाँ पे मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं। और वो कौन कौन से तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के? सबसे पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। अब देखो नेक्स्ट जो फोर्थ डोमेन है हमारी अर्थ का, वो क्या है? बायोस्फीयर। पहले तीन कौन कौन से हो गए? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये तीनों ऐसे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जो एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, ओवरलैप भी करते हैं और इंटरैक्ट भी करते हैं। और जो चौथा मेजर कंपोनेंट है हमारा डोमेन है अर्थ का, वो क्या है? बायोस्फीयर। अब पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। The biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life। अब देखो बच्चों, ये बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब हुआ कि एक ऐसा नैरो जोन है जहां पे ये तीनों कंपोनेंट्स जो ऊपर मैंने आपको बताए ना, तीन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के, जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये बायोस्फीयर में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें बायोस्फीयर में लैंड भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी एक साथ। और यहाँ पे साथ ही साथ हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? लेट अस डिस्कस देम ब्रीफली, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? वो है लिथोस्फीयर। अब देखो बच्चों, लिथोस्फीयर क्या होता है पहले हम पढ़ लेते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। देखो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, यानी कि ये जो जमीन जिस पे हम खड़े हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। It comprises of rocks of the Earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। अब देखो ये लिथोस्फीयर मैंने आपको क्या बताया, ये वो ऐसा पोर्शन है अर्थ का जो कि सॉलिड है, ठीक है, जिस यानी कि ये जो जमीन जिस पे हम खड़े होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये क्या क्या कंप्राइज करता है? ये रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ थिन लेयर ऑफ द सॉइल भी, जिसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या सस्टेन करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ
सरफेस। अब ये जो अर्थ का सरफेस है इसकी टू मेजर डिविजन्स हैं, ठीक है। सबसे पहली कौन सी? द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, और दूसरी क्या है? द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स, और ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। अब ये देखो बच्चों, ये क्या कहता है कि ये जो अर्थ का सरफेस है, जो हमारी अर्थ है ना, इसका ये जो सरफेस है, ये दो चीजों को सबसे ज्यादा कंसिस्ट करता है। इसकी दो डिविजन्स है मेन। एक कौन सी? जो कि ये लैंड वाला एरिया, और दूसरा कौन सा? ये जो वाटर वाला। ठीक है, अब वाटर वाले में क्या आएगा? ओशंस बेसिन्स, और लैंड वाले में क्या आएगा? वेरियस कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब हम इन्हें आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहले ये भी थोड़ा सा देख लो। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी लेवल, जो जो सी वाटर है उसका लेवल जो होता है ना, वो हर एक जगह सेम ही होता है। ठीक है बच्चों, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। अब देखो बच्चों, किसी भी हमें लैंड की एलिवेशन निकालनी है, हाइट निकालनी है किसी माउंटेन की, तो भी हम कहां से उसको मेजर करते हैं? वी मेजर इट फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, जो सी वाटर है उसका जो लेवल होता है वो सेम होता है हर जगह पे। ठीक है, तो इसी कारण हम उसको क्या लेते हैं? 0 डिग्री पे। ठीक है, जीरो पे। तो जीरो से फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एलिवेशन निकालते हैं लैंड की कि वो कितने मीटर हाइट पे है, या कितने फीट पे है, या कितने ऐसे है। ठीक है, माउंटेन की हाइट निकालिए, देन ऑल्सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ठीक, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, और ये कितनी है? 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और दूसरी चीज, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Marina Trench in the Pacific Ocean. अब देखो बच्चों, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक दुनिया की कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कितने मीटर्स की हाइट है उसकी? 8848। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज हमने क्या जानी? एक तो हमने ये लैंड के बारे में जान लिया कि लैंड में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। और दूसरा, अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन में सबसे ज्यादा गहराई जो है वो हमने कहां पे देखी है? वो है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक ओशन में भी कहां पे? मैरीना ट्रेंच। ठीक है, ये जो मैरीना ट्रेंच है, यहां पे सबसे ज्यादा गहराई देखी गई है, और वो कितनी गहराई देखी गई है? 11,022 मीटर्स। ठीक है, अब सपोज करो ये समंदर है। ठीक है, ये समंदर है सारा, तो ये गहराई इसके नीचे। ठीक, तो ये जो है इतना गहरा, ये जो इसकी डेप्थ है ये कितनी? 11,022 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये, और ये कहां पे पाई गई है? पैसिफिक ओशन में, मैरीना ट्रेंच में। ठीक है बच्चों, और लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड में सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंटेन, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया दो मेजर डिविजन्स हैं किसकी? अर्थ सरफेस की। एक क्या है? कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा क्या है? ओशन बेसिन्स। अब सबसे पहले हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कॉन्टिनेंट्स के बारे में, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. ठीक है बच्चों, अब ये देखो, कल को आपसे कोई सवाल पूछे कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एशिया, दूसरा यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब ये देखो बच्चों, ये जो है ये आपकी अर्थ है।
ठीक है, ये मैंने जो फिगर दी हुई है यहाँ पे, इस अर्थ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, वो इस तरह से। और ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब ये जो ओशंस हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन, ठीक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये इन सब ने क्या किया हुआ है, ये इन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब ये देखो, look at the map of the world and notice that the greater part of the land masses lies in the northern hemisphere. अब देखो बच्चों, ये जो है हमारी अर्थ, सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, इक्वेटर, ठीक, ये वाली लाइन। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो कि मेजर लैंड मासेस जो हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहां पे लाई कर रहे हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और कम जो है वो कहां है, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सो मैक्सिमम लैंड मास कहां पे है, ये देखो, ये भी लैंड मास है, ये भी लैंड मास, ये सारा। तो मैक्सिमम लैंड मास हम कहां पे देखते हैं, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले, अब हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अब देखो बच्चों, ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट की मैप बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये कितना एरिया, पूरी दुनिया का कितना लैंड मास अगर हम बात करें, वो कितने कवर करता है, ये करता है 1/3 एरिया पूरा। ठीक है, जितना भी लैंड मास अवेलेबल है ना इस समय हमारे प्लेनेट के ऊपर, तो उसका 1/3 एरिया। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब आगे देखते हैं, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब देखो बच्चों, ये जो कॉन्टिनेंट है, अब अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, ये अर्थ आपको याद है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो जो हमने फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, वो अर्थ को क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये वेस्ट साइड आ गई, ये ईस्ट साइड आ गई। तो अब ये जो है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, ये अर्थ की कौन सी साइड पे आता है, ये आपका आता है ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, ये यहां पे लाई करता है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये अर्थ की ईस्टर्न साइड के ऊपर है। ठीक है, और ये जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक, अब देखो, उस मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था, जब ग्लोब वगैरह का पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये यहां से पास होता है। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट से। और ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इसके साथ में ही ये, अब मैं आपको बताता हूं, ये इधर बाजू में ही, यहां पे ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये इस साइड पे, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं, ब्लैक 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 पूरा, इधर ही आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, वो किससे सेपरेटेड है, यूरल माउंटेन्स, यहां पे क्या है, यूरल माउंटेन्स, उससे ये सेपरेटेड है। और जब भी अगर हम सपोज करो एशियन कॉन्टिनेंट और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट अगर इधर है, तो हम अगर इसको एक साथ लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है बच्चों, द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, दैट इज यूरोप प्लस एशिया। सो बच्चों, अब याद रखना एशिया के बारे में, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में, कि ये
इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ये क्या करता है, कवर करता है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, द कॉन्टिनेंट ये जो है कहां पे लाई करता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और साथ ही साथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से पास करता है, वो इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। अब एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को कौन सेपरेट करता है, यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज। अब नेक्स्ट आपका आता है यूरोप। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, अब यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, ये वाला जो है ना, ये जो फिगर मैंने आपको बना के बताई है, तो दिस इज व्हाट योर यूरोप इज। ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, इट इज अ मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ठीक, और द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब देखो ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये एशियन कॉन्टिनेंट से छोटा है साइज में। और ये एशियन कॉन्टिनेंट, अगर ये देखो, अगर ये इस तरह से अर्थ है, एशियन कॉन्टिनेंट इस साइड है, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट आपका ये इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड कौन सी आई, ये आपकी आ गई ईस्टर्न साइड, और ये आपकी कौन सी आ गई, यूरोपियन साइड वाली वेस्टर्न साइड। तभी हम कहते हैं कि ये एशियन कॉन्टिनेंट के कौन सी साइड पे है, वेस्टर्न साइड पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यहां से आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है। और ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये 3 साइडों से पानी से घिरा हुआ है। ये देखो, इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, और इधर भी ओशन है इसके। ठीक है, फ्रॉम द 3 साइड्स इट इज बाउंड बाय द वाटर। ठीक है, वाटर बॉडीज। अब नेक्स्ट आपका आता है अफ्रीका। ठीक है बच्चों, अब अफ्रीका के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब अफ्रीका जो है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब देखो बच्चों, ये क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है साइज के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, तो वो एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है ये अफ्रीका। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में हमेशा याद रखना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही क्या पास होता है, इक्वेटर। ठीक है, तो ये इक्वेटर आप बोल लो या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये यहां से मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट से पास होता है। अब ये देखो, ये जो लार्ज पार्ट ऑफ दिस है अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। It is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes. अब देखो, कल को आपसे कोई पूछे कि कैन यू नेम द कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू तीनों के तीनों चीजें पास होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखो यहां से आपका ये इक्वेटर आ गया सपोज। ठीक है, हम ये मैं एक बार इसको मिटा के आपको दोबारा बताता हूं। सपोज दिस इज इक्वेटर। ठीक है, ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों चीजें कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, दैट इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यही एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जहां से आपका ये भी पाया जाता है सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ठीक है, अब ये जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये सारी साइडों से, मतलब इसके चारों तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या है, पानी ही पानी, यानी समंदर ही समंदर है। और एक चीज सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात क्या है इस कॉन्टिनेंट के बारे में, कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा होता है,
उसका क्या नाम है? उसका नाम है नाइल। वो भी कहां से फ्लो करता है? वो भी अफ्रीका से ही फ्लो करता है, अफ्रीका से फ्लो होता है उसका। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और इसमें से इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन करता है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यही एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट और हॉट डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर यानी कि नाइल रिवर, वो कहाँ पे फ्लो होता है? वो भी इसी कॉन्टिनेंट में फ्लो होता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखो बच्चों, याद रखना, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama। ठीक है बच्चों। आप अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है ये आपका दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ अगर ये साउथ अमेरिका जो अनदर कॉन्टिनेंट है उसके साथ ये लिंक अगर होता है, ज्वाइन होता है, तो वो किससे होता है? बड़ी नैरो सी स्ट्रिप है यहाँ पे, तो उससे ये यहाँ पे ज्वाइन होता है। ठीक है, और उस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 oceans सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये कंप्लीटली जो है लाई कहां पे करता है? नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है बच्चों। और इसको सराउंड कौन करता है? ये इस साइड से, ठीक है, ये 3 साइड से जो है, ये कौन से, ये 3 साइड से किससे ये सराउंडेड है? ये ओशन से सराउंडेड है। ठीक है, समंदर ही समंदर है इसके इधर। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में ये देखो, ये क्या लिखा है? इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों। अब इसकी लोकेशन अगर कल को पूछे ये कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इसका वो क्या है? ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये साथ ही साथ इसका द एंडीज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये जो माउंटेन रेंज है एंडीज की, ठीक है, ये सारी की सारी नॉर्थ से साउथ तक फॉलो करती है। ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? एंडीज। ठीक है। और ये कहां से आपको मिलती है देखने को? ये आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? अमेजोन। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है? अमेजोन। ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट रिवर, कल को आपसे पूछे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का, तो वो क्या है? नाइल। और जब साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट था, ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट रिवर दुनिया का कौन सा है? अमेजोन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमेशा याद रखना, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इट लाइज entirely in the southern hemisphere and it is surrounded on all sides by the oceans and seas। अब देखो बच्चों, ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहला कि इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये कहां पे लाई करता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। और ये जो सराउंड है, ये पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो है, इसके आगे पीछे क्या है? समंदर ही समंदर।
ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका के बारे में देखो, पहले पढ़ते हैं हम। इट इज कंप्लीटली ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर, कॉमा, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। ठीक, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो एंटार्क्टिका है, ये कहां पे लाई करता है? ये आपका पाया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। और साथ ही साथ जो साउथ पोल है, देखो अर्थ के बारे में जब मैंने आपको बताया था, एक आपको बताया था ये इधर से, ठीक है, व्हाट इज दिस? नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, ये अगर अर्थ है, तो अब ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात मैं कर रहा हूं, ये जो साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल कहां पाया जाता है? ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, दिस इज हेयर, हेयर ओनली, दिस इज द साउथ पोल। ठीक है। अब साथ ही साथ एक चीज याद रखना, as it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets। जैसे कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और बिल्कुल लास्ट में जाके है अर्थ के, वहां पे सनरेज भी बड़ी स्लैंट होके पहुंचती है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये परमानेंटली थिक थिक आइस शीट से ये पूरे का पूरा एरिया कवर्ड होता है। और यहाँ पे देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर्स इन एंटार्क्टिका। कई कंट्रीज है दुनिया की जिन्होंने यहाँ पे एंटार्क्टिका में अपने रिसर्च सेंटर्स खोले हुए हैं। दे आर रिसर्चिंग ऑन द वेरियस थिंग्स। कई बाहर यूनिवर्स के बारे में भी पता करना चाहते हैं, कुछ वहां पे पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी कि पुराने टाइम से, क्योंकि देखो थिक आइस शीट्स करोड़ों सालों से वहां पे पाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि कुछ रिसर्च सेंटर्स ऐसे हैं, वो लोग ये देख रहे हैं कि उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय का वहां पे जो अर्थ के ऊपर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे वो कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, वो भी उधर स्टडी की जा सकती है। क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी थिक आई शीट्स है करोड़ों सालों से, तो वहां पे उस समय के भी चीजें पाई जाती है। ठीक है। अब इंडिया जो है, यानी कि हमारी कंट्री, ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर। दीज आर नेम्ड एज, कौन कौन से वो रिसर्च स्टेशन है जो इंडिया ने वहां पे खोले हैं? एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। कल को प्यारे बच्चों आपसे कोई पूछे एंटार्क्टिका में इंडिया ने अपने रिसर्च सेंटर जो खोले हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो प्यारे बच्चों आपने एंटार्क्टिका में क्या याद रखना है? एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और ये जो साउथ पोल है, ठीक है, इट इज, ये जो साउथ पोल है ये ऑलमोस्ट इसके सेंटर से ही पाया जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है। तो साथ ही साथ ये यहाँ पे परमानेंटली ये आइस से कवर्ड होता है और यहाँ पे थिक आइस शीट्स पाई जाती है। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होती। ठीक। और साथ ही साथ मैनी कंट्रीज जो है, बहुत सारी कंट्रीज, उनके रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे दो अपने रिसर्च सेंटर्स खोले हुए हैं। क्या, किस नाम से? एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका लिथोस्फीयर। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारा प्लैनेट है जिसका नाम क्या है? अर्थ, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ब्लू प्लैनेट। ठीक है। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या है कि अब ये जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ, अब इसमें क्या है कि 71% जो एरिया है इस अर्थ का, ठीक है, दैट इज कवर्ड विद व्हाट? वाटर। ठीक है। वेयर एज जो रिमेनिंग परसेंटेज है दैट इज 29%। ठीक है। 29% जो है वो क्या है? वो ये लैंड है। ये जो आप ग्रीन ग्रीन वाले पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो कॉन्टिनेंट्स अभी हमने पढ़े, ये लैंड मासेस। ठीक है,
ये क्या है 29%। अगर हम पूरे अर्थ को 100% अगर ले रहे हैं तो 71% जो है वो क्या है वाटर, ठीक है, और 29% जो है वो है हमारा लैंड मास। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज रनिंग वाटर इन द ओशन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere। अब देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है ये क्या करता है, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं वाटर की वो सबको कंसिस्ट करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आइस वाटर, आइस नहीं आएगा या अंडरग्राउंड वाटर नहीं आएगा, इसमें ये सब चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी। तभी हम कहते हैं जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, एक रनिंग वाटर भी साथ में। रनिंग वाटर कहाँ कहाँ पे, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है। दूसरी चीज आइस, आइस कहाँ पे, ग्लेशियर्स में, फिर अंडरग्राउंड वाटर, और फिर वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि ये चारों फॉर्म्स जो हैं वाटर की ये हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब हमेशा याद रखना अर्थ को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट। और जो अर्थ प्लैनेट है उसमें 71% जो है वो क्या है, वो वाटर एरिया है, और जो 29% है वो क्या है, लैंड मास एरिया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अब देखो बच्चों, ये जो पानी यहाँ पे इतना ज्यादा पाया जाता है, हम कहते हैं ना कि देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 71% जो है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको, अगर हम सपोज करो 100% अगर लेते हैं, 100% में से 97% है वो कहाँ पे पाया जाता है पानी, वो पाया जाता है समंदर्स में, ओशंस में। ठीक है बच्चों, और वो पीने लायक बिल्कुल नहीं होता, वो इतना सॉल्टी होता है। आपने कभी अगर समंदर देखा है या फ्यूचर में कभी देखोगे तो आप लोग देखोगे उसका पानी जरा सा मुंह में एक ड्रॉप डाल के देखना, इतना सॉल्टी होता है, इतना सॉल्टी कि वो पीने लायक नहीं होता, आप पी नहीं सकते उसे। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम चलते हैं। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use। और जो बाकी का जो है परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, या तो वो आइस शीट्स की फॉर्म में है या फिर ग्लेशियर्स की, ठीक है, या फिर वो अंडरग्राउंड पाया जाता है जमीन के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर जो है दैट इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है बड़ी स्मॉल परसेंटेज वो अवेलेबल है ह्यूमंस को पीने के लिए, यानी हम इंसानों को पीने के लिए। यहाँ पे देखो जो मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाटर ऑन अर्थ, 97% जो है सॉल्ट वाटर, 2.4% ग्लेशियर्स या आइस कैप्स, 0.57% फ्रेश वाटर दैट इज अनअवेलेबल टू फार अंडरग्राउंड और पोल्यूटेड, और फिर 0.03% जो है वाटर वो अवेलेबल है जो पीने के लिए हमें। ठीक है बच्चों, और देखो जब हमें इतनी कम परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल तो हम क्या कहते हैं, हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों, माना कि हम अपनी धरती को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, बिकॉज 71% ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद वाटर। इतना पानी है लेकिन फिर भी इंसानों के पीने के लिए यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है पानी की। समझे, तभी तो हम कहते हैं सेव वाटर। समझे बच्चों, अब आगे चलते हैं, अब हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ओशंस आर अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब ये जो ओशंस हैं ये क्या है, ये भी पार्ट है किसके, हाइड्रोस्फीयर के। और जितने भी ओशंस हैं हमारी धरती पे ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर। अब ओशन वाटर जो है वो हमेशा मूविंग होता है, ठीक है, वो हमेशा चल रहा होता है।
वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं ये जो थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर हैं, ये कौन कौन सी हैं? द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। ठीक है। अब देखो 5 मेजर ओशंस, हमारी इस धरती के 5 मेजर ओशन, सबसे बड़े ओशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला द पैसिफिक ओशन, दूसरा द अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा द सर्दर्न ओशन, और फिफ्थ लास्ट वन कौन सा है? द आर्कटिक ओशन। और जिस सीक्वेंस से मैंने आपको लिखे ना 1 2 3 4 और 5, ये इनके साइजेस के अकॉर्डिंगली है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ये पैसिफिक ओशन। ठीक है। पैसिफिक ओशन के बाद कौन सा बड़ा हुआ? अटलांटिक ओशन। ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन ओशन, और उसके बाद सर्दर्न ओशन, और फिर आर्कटिक ओशन। ठीक है बच्चों, ये 5 के 5 ओशंस की मैंने आपको लोकेशंस यहाँ पे बता दी। एक बार दोबारा देख लो। ये पैसिफिक ओशन आ गई आपको। ठीक है। ये आपकी अटलांटिक ओशन आ गई, और फिर ये आपका इंडियन ओशन आ गया। उसके बाद आपका ये यहाँ पे सर्दर्न ओशन आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया आर्कटिक ओशन। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके इन ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में देखो बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अब ये जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है बच्चों, और ये ऑलमोस्ट हम कहते हैं 1/3 ऑफ द अर्थ का जो हिस्सा है उसको ये कवर करता है, ये हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज मैरीना ट्रेंच, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। अब बच्चों ये देखो, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, जब मैं आपको चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, उधर भी आपको मैंने ये चीज बताई कि हमारी अर्थ का सबसे डीपेस्ट जो पार्ट है, ठीक है, समंदर अगर ये है, ये अगर समंदर है, तो सबसे डीपेस्ट, सबसे ज्यादा गहराई अगर हमने कहीं पे देखी है तो वो कहाँ पे देखी है? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में भी कहाँ पे? मैरीना ट्रेंच। और ये गहराई कितनी है? ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 11,022 फीट पे, ये मीटर्स पे। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा गहरा है ये हमारा मैरीना ट्रेंच। तो अब आगे हम चलते हैं। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। अब ये देखो बच्चों, ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ये क्या है? ये ऑलमोस्ट सर्कुलर। ये देखो, ये यहां से ये अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता कि पूरा सर्कुलर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर्कुलर है। और इसको कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट्स कवर अप करते हैं? इधर से आपका आ गया ये एशियन कॉन्टिनेंट, ये वाला। ठीक है। इधर से आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है। फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये आ गए आपके। ये इसको क्या करते हैं? ये कवर अप करते हैं, यहां से सराउंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका पैसिफिक ओशन। तो आपने पैसिफिक ओशन के बारे में क्या याद रखना है? इट इज द लार्जेस्ट ओशन, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ ये कवर अप करता है। ठीक है। सबसे डीपेस्ट पार्ट अगर कोई दुनिया का है जो हमने पाया है, वो कहाँ पे पाया है? वो है मैरीना ट्रेंच। ठीक है। वो कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है? शेप में सर्कुलर है। और इसको कौन कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में देखो बच्चों, पहले पढ़ते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, इट इज एस शेप्ड। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. अब देखो बच्चों, ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है साइज में? पैसिफिक ओशन। और इसकी जो शेप है वो क्या है? एस शेप्ड। ये देखो बच्चों, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बनी? एस बनी ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एस शेप्ड। ठीक है। और ये सराउंडेड कौन कौन से कॉन्टिनेंट से है? अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न साइड पे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका,
और अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका से ये घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों। और फिर द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। ठीक है बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की, ये हमेशा हाईली इंटेंडेड है, और इसी इरेगुलरिटीज की वजह से यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बन गए हैं। तो ये काफी अच्छी लोकेशन बन जाती है किसके लिए, शिप्स की मूवमेंट्स के लिए। और क्योंकि यहाँ पे इजिली इनकी वजह से जो पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, वो वहां पे ऑल नेचुरली बने हुए हैं, तो उसके कारण शिप्स वगैरह का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो इसी की वजह से अगर हम कॉमर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड रूट्स जो हैं दुनिया के वो यहीं से पास ऑन होते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आपने इसमें क्या याद रखना है, अटलांटिक ओशन में सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप्ड है, और ये वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, और जो वेस्टर्न ये ईस्टर्न साइड है वहां पे यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, ये इसको सराउंड करते हैं। और इसका ये जो अटलांटिक ओशन है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इंटेंडेड है। ठीक है। और ये जो क्या है अटलांटिक ओशन, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इंटेंडेड जो कोस्ट लाइन है उसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स पाए जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर व्हाट। हाँ, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज किसके लिए है, ये उस चीज के लिए है, शिपिंग वगैरह के लिए। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, इस चीज को हम बोलते हैं, अगर ये कॉमर्स के व्यू पॉइंट से क्या बोलते हैं, इसे हम बिजिएस्ट ओशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ इंडियन ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। ठीक है बच्चों। It is in the north, it is bound by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia. अब देखो बच्चों, इंडियन ओशन के बारे में आप लोग ये देखो कि इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसे एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, और वो कंट्री कौन सी है, ये इंडिया। ठीक है। तो ये चीज, अब साथ ही साथ आप ये देखो, ये जो आपका ये ओशन है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस इंडियन ओशन की, तो ये देखो नॉर्थ में ये किस कंट्री से सराउंडेड है, हाँ, कौन से कॉन्टिनेंट से, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में ये एशियन, ठीक है, वेस्ट में आपका ये अफ्रीकन, और ईस्ट में आपका ये ऑस्ट्रेलियन। तो ये क्या बन गई आपकी ट्रायंगुलर शेप। ठीक है बच्चों, ये चीज। नेक्स्ट आपका आता है सर्दर्न ओशन। सर्दर्न ओशन के बारे में बच्चों हमेशा याद रखना, इट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है बच्चों, बस इसके बारे में हमने इसमें इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, ये एनसर्कल, ये जो अंटार्कटिका का जो है ना, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये इसको सराउंड करता है, और ये मतलब नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है। दिस इज योर सर्दर्न ओशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के बारे में बच्चों ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of a shallow water known as Bering Strait. It is bound by north coast of North America and Eurasia. अब बच्चों ये देखो, ये जो आर्कटिक ओशन है, ठीक है, ये क्या है, ये कहां पे लोकेट कर रहा है, ये देखो, ये है आपका आर्कटिक ओशन, और ये आपका लोकेट कर रहा है ये आर्कटिक सर्कल जो है। ठीक है, ये जो ये जो सर्कल बना है ना, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, ये इसके अंदर ही लोकेट करता है। और इसको सराउंड कौन करता है, ये देखो, इधर आपका ये रशिया आ गया, इधर आपका यूएसए आ गया, ठीक है, ये कनाडा आ गया, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये आ गया, यूरोप भी आ गया, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आपको सराउंड कर रहे हैं आर्कटिक ओशन को। एक आपका एशियन, ठीक है, और साथ ही साथ आपका अमेरिकन और यूरोपियन। ठीक है बच्चों, ये देखो रशिया वाला ये क्या आ गया, एशियन, इधर से यूरोपियन और इधर से अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये था आपका हाइड्रोस्फीयर के बारे में बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखो, द अर्थ, एक सेकेंड, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. देखो बच्चों, ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको अगर कोई गैसियस लेयर अगर सराउंड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो गैस की लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है, ठीक है, अगर सपोज करो ये अर्थ है हमारी और ये एक गैसियस लेयर है, ठीक है, इसने हमारी अर्थ को कवर अप किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, और यही जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, या हम इसे भी बोल सकते हैं कि ये एज अ ब्लैंकेट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, इंटेग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर we breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. अब देखो बच्चों, ये जो लेयर है या जो हम बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है जो हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है, ये क्या प्रोवाइड हमें करती है, एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये क्या करती है, हार्मफुल रेज ऑफ द सन, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सन की, ठीक है, वो बड़ी हार्मफुल रेज होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो ये चीज, अब जो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। और ये जो एटमॉस्फेयर की जो गैसियस लेयर है, ये कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, ये होती है हमारे अर्थ से लेके 1600 किलोमीटर्स तक। ठीक है बच्चों, ऊपर की तरफ। तो अब हमने क्या याद रखना है एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जो अर्थ को सराउंड करती है गैस की लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और ये क्या है, इंटेग्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हमारे प्लेनेट का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो ये हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें हार्मफुल रेज ऑफ द सन से बचाती है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर जो है ये कितना एक्सटेंड है, कितनी हाइट तक एक्सटेंड है, 1600 किलोमीटर्स तक। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, the atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेजर जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं। ठीक है, these layers starting from earth's surface are called the stratosphere, the thermosphere, the stratosphere, the mesosphere, द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। सो पहली कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, दूसरी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी कौन सी है, मेसोस्फेयर, चौथी कौन सी है, द थर्मोस्फेयर, और लास्ट में कौन सी है, द एक्सोस्फेयर। ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको ये जो डायग्राम भी बनाई हुई है ना, यहाँ पे ये पिक्चर जो दी हुई है, इसमें ये सारी लेयर्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कितने कितने किलोमीटर्स की रेंज पे ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्टार्ट, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दिया है। ये जो चीज है ये हम आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर कौन सी आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर कौन सी आएगी, मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और लास्ट में इधर ऊपर कौन सी आएगी, एक्सोस्फेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन और ड्राई एयर। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें दो सबसे बड़ी मेजर गैसेस है, वो कौन कौन सी,
वो है एक नाइट्रोजन और दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन। और इन दोनों की ये जो अगर हम 100% में से, तो ये 99% जो है यही कवर अप कर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78, और ऑक्सीजन 21%। और जो अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो ये सब अदर गैसेस जो हैं वो कितने परसेंट है, 1%। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये फिगर में भी मैंने आपको बना के बताई है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स, ये सब। ठीक है, अदर गैसेस। तो साथ ही साथ अब ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, हमारी सांसें इसी पे चलती है, इसी पे निर्भर है। ठीक है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो किस लिए जरूरी है, वो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रेजेंट इन minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. अब देखो बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे लिए बड़ी जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी धरती से गर्मी निकलती है ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट क्या होता है, वो वार्म होता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बड़ी इसेंशियल है किस चीज के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। अब आगे देखो, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। अब ये जो डेंसिटी होती है ना, ये एटमॉस्फेयर की हर वक्त चेंज होती है, किसकी वजह से, हाइट की वजह से। अब जितनी हाइट पे जाओगे उतनी डेंसिटी जो है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी इज मैक्सिमम एट सी लेवल। ठीक है, वेयर एज डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। ठीक है, हम जितना सी लेवल के पास होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, और जितना हम सी लेवल से दूर होंगे, ऊंचाई पे होंगे, उतनी डेंसिटी कम होती है। तभी तो कहते हैं कि द क्लाइंबर्स experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. तभी देखो बच्चों, ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में जब ये बड़े बड़े हाई माउंटेन्स पे चले जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द एयर वहां पे क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर जाके वहां पे इजिली ब्रीथ कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे डेंसिटी बड़ी कम होती है एयर की। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर exerts प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. ठीक है, और मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कई जगहों पे ज्यादा प्रेशर होता है और कई जगहों पे कम प्रेशर होता है। लेकिन हमने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये जो एयर होती है ये कहां से मूव करती है, ये मूव करती है हाई प्रेशर से टूवर्ड्स लो प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, और मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तभी देखो बच्चों, ये जो इक्वेटर रीजन होता है ना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर ये अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर रीजन है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, यहाँ से समंदर लेवल भी पास ही है, तो यहाँ से क्या होगा, जो विंड्स होंगी वो इजिली मूव करेंगी कहाँ पे, उनकी डायरेक्शन ज्यादातर होती है कहाँ पे भला, ये ऊपर नॉर्थर्न साइड पे जाती जाएंगी, क्योंकि वहां पे हाइट पे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम होते जा रहा है। ठीक है, डेंसिटी भी कम होगी, तो जिसकी वजह से मूवमेंट जो होगी एयर की वो इस साइड पे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और हमेशा याद रखना मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एटमॉस्फेयर। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर
is the narrow zone of contact between the land, water and air. देखो बच्चों, ये जो बायोस्फीयर है ये क्या होता है? ये एक तरह का नैरो जोन है और इस नैरो जोन के अंदर क्या होता है कि ये जो लैंड है, वाटर है और एयर जो है, ये क्या करते हैं? ये मीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है? एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ये लोग, ठीक है? अब इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। अब देखो बच्चों, ये जो बायोस्फीयर है, इसी की वजह से इसी जोन में क्या होता है, ये जो लाइफ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये जो लाइफ, जो जिंदा चीजें अगर हम देखते हैं, चाहे कोई भी तरह के ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ठीक, वो सब कहाँ पे पाए जाएंगे? वो इसी बायोस्फीयर में पाए जाएंगे। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बायोस्फीयर है, ये नैरो जोन है और इसी में क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब चाहे लाइफ की अगर हम बात करते हैं, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर बड़े 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 जानवर हो, ठीक है, वो सब इधर ही पाए जाएंगे। और ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो या अदर एनिमल्स हो, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं इस बायोस्फीयर में फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना, बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन, जहाँ पे ये लैंड, वाटर और एयर जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये जो लाइफ है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में। और साथ ही साथ चाहे वो स्पीसीज, सेवरल स्पीसीज हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे बड़े बड़े जानवर हो, वो सब कहाँ पे पाए जाएंगे? इधर ही बायोस्फीयर में। और ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये सब एक दूसरे पे लिंक्ड हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है बच्चों, अब साथ ही साथ आप लोग आगे देखो, the organisms in the biosphere may be broadly divided into द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोस्फीयर में, ब्रॉडली अगर देखा जाए दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी? एक हो गई आपकी प्लांट किंगडम और दूसरी आपकी हो गई एनिमल किंगडम। ठीक है, अब द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes। अब देखो बच्चों, ये जो तीन डोमेन्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब वो कैसे? एग्जांपल मैंने दी आपको, अगर हम जंगल साफ कर देते हैं वुड के लिए, पेड़ों को काट देते हैं या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो क्या होगा? वहां से जो सॉइल होगी वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहां से बहुत इजीली फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली अगर हम अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। अब देखो, कई बार क्या होता है कि चलो हम लोग नहीं चेंजेस कर रहे, खुद ब खुद कुदरती चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, नेचुरल चेंजेस, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक, भूकंप जिसे हम बोलते हैं, वो आते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको अर्थक्वेक की एग्जांपल दी, वो क्या, जैसे सुनामी आई थी कुछ साल पहले, उसमें क्या हुआ था, हमारे जो अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड्स थे वो उसके बीच में सबमर्ज कर गए थे पानी में। ठीक है, तो इतना भयानक अर्थक्वेक आया था, तो जिसकी वजह से सी लेवल की वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई थी और उसमें वो मर्ज कर गए थे, सबमर्ज कर गए थे कुछ आइलैंड्स के हिस्से। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं जैसे डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट होता है मटेरियल,
फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल वगैरह, केमिकल्स वगैरह, जो बड़े हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब हम लेक्स में, रिवर्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अनसुटेबल हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए भी। पीने लायक पानी वो बचता नहीं है उन लेक्स का, उन नदियों का। तो वो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी डैमेज करते हैं। अब देखो, गंदा पानी अगर ये केमिकल्स छोड़ेंगे जैसे रिवर्स वगैरह में, लेक्स में, तो वहां पे जो फिशेज या एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो भी उसकी वजह से इफेक्ट होगी, है या नहीं? तो देखो, एक गलत काम करने से सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती है, हर एक को इफेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पल्यूट द एयर। अब जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये क्या करती है? ये पल्यूट करती है किसको? एयर को। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. अब देखो बच्चों, जैसे जैसे ये अगर धुआं इतना निकलेगा इंडस्ट्रीज वगैरह, थर्मल प्लांट से, गाड़ियों से, वो क्या करती है? वो इंक्रीज करती है किसकी परसेंटेज? CO2 की। माना CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। बट अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल टेम्परेचर जो है, हमारी धरती का टेम्परेचर, वो भी इंक्रीज हो जाए शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 क्या करता है? वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो हमारे प्लेनेट को वार्म रखता है। ठीक है नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हमारे प्लेनेट को वार्म रखती है। अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो हम उसको क्या क्या नाम हमने दिया? हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, there is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere. तो देखो बच्चों, अब क्या एक नीड है, सब लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज है हमारे अर्थ के, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, ठीक है, हमें इन सब में बैलेंस बनाए रखना है। हमें इन्हें इस तरीके से नहीं यूज करना कि ये दूसरे की हानि पहुंचाए। मतलब हमें गाड़ियां भी अगर चलानी है, वो एक ढंग से चलानी चाहिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमें तो साथ ही साथ प्लांटेशन ड्राइव भी करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आजकल आप देखते हो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रेस किस पे दे रही है? इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रेस दे रही है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ अगर हम बोले एटमॉस्फेयर की बात अगर हम करते हैं, हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उन्होंने क्या किया? वो स्वच्छ गंगा का बोलते हैं कि गंगा को साफ करेंगे। ठीक है, पूरा उन्होंने देखो गंगा वहां पे हरिद्वार वगैरह साइड पे कितना साफ सूफ करवा दिया हुआ है। जो वहां पे इतनी केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जो वेस्ट जाता था नदियों में, ठीक है, वो सब उन्होंने बंद करवाया, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो थे नदियों में जो हो रहे थे वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो अब नहीं हो रहे हैं, साफ हो रही है नदियां हमारी। तो ये चीजें हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हैं। ये तो मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले गया आपको बताने के लिए, बट मैं यही कहता हूं कि कल को हमें अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें कि ताकि कल को आगे फ्यूचर की हमारी जनरेशन जो आ रही है वो भी इन्हें यूज कर सके। समझे? तो ये था आपका बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अब सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो किसके बारे में है? वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैंने आपको पीछे जो अभी समझाया है वो पूरा चैप्टर आपको समझाया था। अब इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई है ना, वो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एयर एनवलप दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो अर्थ के आगे पीछे जो एक एनवलप टाइप, एक ब्लैंकेट टाइप जो गैसेस का बना है, उसे क्या हम कहते हैं? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोस्फीयर। It refers to the layer of water on the surface of the earth in the form of oceans, lakes, rivers and other water bodies. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी बायोस्फीयर। It includes all
parts of the earth where living organisms exist. They are found in the narrow zone of contact of land, water and air. ठीक है बच्चों, क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का? देखो ये क्या कहती है कि ये इंक्लूड करती है हर एक पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, इन द दे आर फाउंड इन द नैरो जोन। नैरो जोन कौन सा? जहां पे कॉन्टैक्ट होता है किस किस चीज का? तीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से मैंने बताए थे आपको? लैंड, वाटर और एयर। जहां पे भी ये तीनों होंगे वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका सी लेवल। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। द लेवल्स ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम। इट इज कॉल्ड द सी लेवल। अब देखो बच्चों, जितने भी ओशंस हैं हमारे अर्थ पे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो वाटर लेवल होता है वो सब में सेम होता है। सो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सी लेवल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है टोपोग्राफी। द डिटेल्ड सरफेस फीचर ऑफ द लैंड, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। मतलब आप किसी भी एरिया का डिटेल्ड फीचर्स अगर आप निकालोगे कि उधर की लैंड कैसी है, माउंटेन एरिया है, प्लेट्यू लैंड है या प्लेन्स है या कैसी है, मार्शी लैंड है या कैसी है वो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। की वहां पे हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड है, क्या है वहां पे, कैसी चीजें होती हैं, तो उस एरिया का डिटेल वर्जन अगर निकालना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। माउंटेन, it is a natural elevation of the earth's surface. It may have a broad base and a small summit. ठीक है बच्चों, अब प्लेट्यूज क्या होते हैं? दे आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स। नेक्स्ट है आपका प्लेन्स। इट इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लेवल लैंड सरफेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स। द प्लेन्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ सी और ओशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन एलुवियल प्लेन्स। द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ एलुवियम ब्रॉट बाय द रिवर्स। इट इज अ वेरी फर्टाइल एरिया। अब देखो, जब पहाड़ों से नदियां बहती हैं, बड़ी फोर्स से, बड़ी स्पीड से बहती हैं, और वो अपने साथ क्या करती हैं? कई चीजों को लेके चलती है। ठीक है, कई चीजें उसके बीच में पानी में बहती हुई आती हैं बड़े बड़े पहाड़ों से, और फिर लास्ट में जाके वो एक जगह पे उनका डिपॉजिट वगैरह होता है, तो उस उधर वो क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियम। ठीक है, और वो जो सारे जब डिपॉजिट होता है एक जगह पे, तो वहां पे वो जो लैंड बनती है वो बड़ी ही फर्टाइल लैंड, क्योंकि इतनी रिच होती है उसमें, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत रिच सॉइल होती है वहां की। तो उस फर्टाइल एरिया होता है, सबसे बेस्ट कल्टीवेशन हो सकती है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी वेव्स की। व्हेन विंड ब्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, इट ड्रैग्स द वाटर इन इट्स डायरेक्शन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स एंड करंट्स। मतलब जब भी हवा ब्लो करती है सरफेस ऑफ द ओशन पे, तो वो क्या करती है बच्चों? वो पानी को अपनी ही डायरेक्शन में साथ साथ बहाते हुए लेके जाती है, और वो कैसी फॉर्मेशन करती है? वेव्स की या फिर करंट्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी टाइड्स की। मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस ओइंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून and the sun. Such movements are called tides. Normally, tides occur twice a day at regular intervals. अब देखो बच्चों, टाइड्स जो होती हैं वो किसकी वजह से अकर होती हैं? वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका? आपके चंदा मामा, ठीक है, यानी मून, और सूरज की यानी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स का साइज जो होता है, वो हाइट जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और वो रीजन होता है टाइड्स के होने का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन ट्रोपोस्फियर। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था ना 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहली कौन सी थी? ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेटोस्फियर,
This layer is ideal for flying of jet aircrafts. The ozone in this layer absorbs the harmful ultraviolet radiations from the sun. अब क्या होता है कि भैया ये देखो, ये जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ओजोन लेयर वहां पे, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है वो हम तक ना पहुंचे। अगर ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम तक आ जाए ना, तो इसकी वजह से देखो स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका मीजोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है आपकी थर्मोस्फेयर। वो क्या होती है, इट हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशंस। ठीक है। और लास्ट आपकी ये इसमें है एक्सोस्फेयर। देयर इज नो डिस्टिंक्ट अपर लिमिट टू द एक्सोस्फेयर एंड इट गिव्स वे टू इंटरप्लैनेटरी स्पेस। एंड लास्ट डेफिनेशन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। The increase in the amount of carbon dioxide due to burning of fossil fuels, excessive deforestation, etc., has led to an increase in the global temperatures. It is called global warming. अब देखो बच्चों, जब जब ज्यादा ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, किसकी वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ये एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन होने से, वो क्या करेगी, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सो बच्चों ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बच्चों अब हम करेंगे इन चैप्टर क्वेश्चंस, मतलब कि वो वाले क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर के बीच में दिए गए हुए हैं। ठीक है। जब हम चैप्टर पूरा पढ़ रहे थे तो आप देखोगे अपनी बुक पे चैप्टर के बीच में ही साइडों पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखे गए होते हैं। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कैन यू मेक वर्ड्स लिथोस एटमॉस ह्यूडर बायोस यूजिंग द अबव। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज करते हुए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या है, लिथोस। ठीक है। लिथोस के अगर हमने न्यू वर्ड्स बनाने हैं तो वो इस तरह से बनेंगे, लिथोग्राफी और मैप लिथो। मैप लिथो क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ पेपर है। ठीक है बच्चों। एटमॉस का हम बनाएंगे न्यू वर्ड, एटमॉस्फेरिकली और एटमॉस्फेरिक्स। ठीक है। न्यू वर्ड है अगला क्या, ह्यूडोर। इसको हम हाइड्रो भी बोलते हैं। ठीक। इसका हम एक वर्ड बनाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका वर्ड बायोस। बायोस का अगर हमने न्यू वर्ड बनाया, बायोलॉजी, बायोग्राफी और बायोडाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो बच्चों इसका आंसर है पल्क स्ट्रेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। सबसे पहला, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखो, अगर हम ये स्क्वायर्स अगर कैलकुलेट करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया। विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब दोनों के स्क्वायर्स अगर आप काउंट करोगे, इधर यूरोप के इधर आप ऑस्ट्रेलिया के, तो आप देखोगे यूरोप इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके इन चैप्टर क्वेश्चंस। ठीक। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। अब देखो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो वो कौन कौन से हैं, द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है बच्चों। तो ये हैं आपके 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं, द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एंटार्क्टिका। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द 2 continents
that lie entirely in the southern hemisphere are Antarctica and Australia. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है बच्चों, तो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर है मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर फ्रॉम आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. ठीक है बच्चों, देखो ना, जो अर्थ है उसमें 71% क्या है? वाटर ही वाटर है. और जब हम स्पेस में जाते हैं और वहां से अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये प्लैनेट जो है इसका कलर क्या है? ब्लू प्लैनेट है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? इसका आंसर क्या है? वो ये है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्वेश्चन का क्या मतलब था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? इसका आंसर ये है कि इसको हम इसलिए लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लैंड मासेस है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं या मोस्ट ऑफ द लैंड मास जो है वो कहां पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लैंड हेमिस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? इसका आंसर है, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज अ थिन जोन that is unique to this planet exist. The growth and survival of the biosphere is made possible by the transfer of energy and matter between the elements of the एनवायरमेंट. अब देखो बच्चों, यही है बायोस्फीयर. ये क्या है? नैरो जोन है जहां पे ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरमेंट के, कौन कौन से? लैंड, वाटर और एयर, यहाँ पे ही आके मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं, और यहीं पे बायोस्फीयर में क्या है? लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो इसीलिए जो है बायोस्फीयर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है आपका, टिक द करेक्ट आंसर्स यानी एमसीक्यू टाइप. द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज द एंडीज, द हिमालयाज, द यूरल्स. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? द यूरल्स. ठीक है. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, किससे लिंक्ड है? हाँ, वो है इस्थमस, स्ट्रेट या कैनाल. सो इसका आंसर है इस्थमस. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सो सबसे ज्यादा क्या हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर. द डोमेन ऑफ द अर्थ consisting of solid rock is the atmosphere, hydrosphere, the lithosphere. तो इसका करेक्ट आंसर है द लिथोस्फीयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो इसका आंसर है अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सब आंसर क्या है? एशिया. ठीक है बच्चों, तो ये चीज. अब नेक्स्ट आपका है फिल इन दी ब्लैंक्स. तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आप देखो बच्चों, ये क्या है? द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, वो कौन सा है डीपेस्ट पॉइंट? वो है मैरीना ट्रेंच. ठीक है, तो यहां पे आएगा मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. कौन सा ओशन है कंट्री के नेम पे? वो कौन सा है? इंडियन ओशन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, दिस इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ. द डैश इज अ, ठीक है, अब इसका क्या आएगा? ये यहां पे डैश आना था बच्चों, यहां पे. ठीक है, द और इसके बीच में, तो यहां पे आप लोग लिखोगे बायोस्फीयर. ठीक है,
द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, इसके डैश में हम क्या लिखेंगे, यूरेशिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, बच्चों कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैप स्किल्स। बच्चों ये आपको क्या करना है, इसमें आपने ना एक मैप लेना है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, आपने एक वर्ल्ड का आउटलाइन मैप लेना है और ये सारी जगह ना इधर लोकेट करनी है। जैसे यूरोप है, यूरोप को हमने ये यहाँ पे लोकेट किया है, फिर एशिया है वो यहाँ पे आ गया, एंटार्क्टिका जो है वो ये यहाँ पे आ गया, साउथ अमेरिका जो है वो ये आ गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे आ गया, इंडियन ओशन ये यहाँ पे आ गया, पैसिफिक ओशन आपने करना है वो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, अगर आप इसे राउंड जोड़ लोगे तो ये एक ही जगह पे। ठीक है। एटलांटिक ओशन अगर आप देख रहे हो तो वो ये इधर आ गया, फिर उसके बाद है यूरल माउंटेन्स, ठीक है, वो ये आगे, ये इधर ये से यूरोप और एशियन जो है ये वाले, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरल माउंटेन्स। ठीक है। देन इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक, ये आपका ये इधर आ गया जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इन चीजों को लोकेट करना है मैप में। ठीक है, ये थे आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, तो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब ये देखो, एडिशनल क्वेश्चंस में आप लोग सबसे पहले देखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें आप लिखोगे सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ, और दूसरा एडवांटेज क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। मतलब पहली तो ये हमें हवा देता है ब्रीथ करने के लिए, और दूसरा हमें सन की जो हार्मफुल रेज है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट, तो इसका आंसर क्या है, 1600 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है विच गैस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका आंसर आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड देयर बाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले देखो, एक साइड पे गैसेस है और दूसरी साइड पे परसेंटेज है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज। ठीक है। तो अब ये देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसके कितने परसेंटेज है, 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स ये है 1%। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने इसे मैच करना है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ और व्हाई। इसका आंसर आएगा द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर है द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड द शैलो लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका आंसर है द टू डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर large land masses known as the continents and the ocean basins containing large water bodies। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेम द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद इट्स हाइट, तो इसका आंसर है द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world. It has a height of 4,000 to 6,000 meters above sea level. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द एटमॉस्फेयर यूजफुल फॉर अस, तो इसका आंसर है
The earth is surrounded by an envelope of gas called the atmosphere. This thin blanket of air provide us with air that we breathe and protect us from the harmful effect of the sun's rays. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78%, और ऑक्सीजन जो है 21%, और जो अदर गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और वाटर वेपर वो कितने परसेंट है, 1%. ठीक है बच्चों, ये है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज हाइड्रोस्फीयर फॉर्म्ड. इसका आंसर आप लिखोगे बच्चों, hydrosphere consists of water in all its form, both on the surface and below the surface of the earth. Running water in rivers and oceans, in lakes, glaciers, underground water and vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what are the uses of oxygen, nitrogen and carbon dioxide found in the atmosphere. अब सबसे पहले देखो ऑक्सीजन का यूज लिखोगे, इज द ब्रीथ ऑफ द लाइफ. नाइट्रोजन जो है वो किस लिए होती है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और कार्बन डाइऑक्साइड, दो प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड कीप्स द प्लेनेट वार्म. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी इन द एटमॉस्फेयर. अब देखो डेंसिटी के बारे में लिखोगे, it is highest at sea level and decreases rapidly as we go up. टेम्परेचर का लिखोगे, it also decreases as we go upwards. और प्रेशर का लिखोगे, it varies from place to place. ठीक है बच्चों. अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. अब सबसे पहला, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड. सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका. तो इसका जवाब है, द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका इज नाइल. नेक्स्ट, नेम द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया इन द अंटार्कटिका. और वो दो रिसर्च स्टेशंस जो इंडिया ने बनाए हैं वो कौन से हैं. द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया इन द अंटार्कटिका आर दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर. तो इसका आंसर है, द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द एयर मूव. द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर मेक्स द एयर टू मूव. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मूविंग एयर कॉल्ड. इसका आंसर है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका, मैच द फॉलोइंग. अब इसे हम करते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, तो वो कौन सा है बच्चों, नाइल. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर वो है अमेजॉन. ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, इंक्रीज इन CO2 इन एयर. बिजिएस्ट ओशन कौन सा है बच्चों, वो है अटलांटिक ओशन. और लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका, ट्रू और फॉल्स. अब ये है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स. इज इट ट्रू और फॉल्स. द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका, द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ एशिया. अब ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, ये एशिया से नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द साउथ अमेरिका. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये ट्रू है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका, 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी टू यूज द. तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रू. नेक्स्ट है आपकी, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. सो ये जो है
ये हमेशा डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर क्या है, एशिया। ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करती है, 1/3। ठीक है, डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड इन, ये आएगा सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। डैश इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड फ्लोज थ्रू अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है, नाइल। डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इज नोन एज द डैश कॉन्टिनेंट। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरे किस नाम से जानते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, डैश एंड डैश आर द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। कौन कौन से हैं, एक है मैत्री, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईडी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रेफरेंस टू द डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या एटमॉस्फेयर। देखो, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ये तो वन ऑफ द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये तो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है। सो ये क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in which one of the following domain land, water and air meet together, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर या लिथोस्फेयर। तो इसका आंसर है बायोस्फेयर। ठीक है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द लिथोस्फेयर। पहली स्टेटमेंट है द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ, अगली स्टेटमेंट है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, थर्ड स्टेटमेंट है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स आर द टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और फोर्थ स्टेटमेंट है इट कंप्राइजेस ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो इसमें कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है लिथोस्फेयर की, द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन एरिया, द प्लेट्यू एरिया, द सी लेवल और द वैलीज। तो इसका आंसर क्या है, सी लेवल्स, क्योंकि हमने 0 डिग्री हमेशा 0 पॉइंट कौन सा लेते हैं, सी लेवल का लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम हमेशा मेजर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट किलिमंजारो, अरावलीज, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लाइंग एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ्स, चैलेंजर डीप, मैरिना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, प्यूट्रो रिको ट्रेंच। सो इसका आंसर क्या है, मैरिना ट्रेंच। ठीक है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट men to climb the Mount Everest, Edmund Hillary and Tenzing Norgay Sherpa या जुनको टैबी एंड कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एंड जुनको टैबी एंड बिचिंद्री पाल। तो इसका आंसर है एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे शेरपा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो इसका आंसर है एशिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, रेड सी आएगा, यूरल माउंटेन्स आएगा, कैस्पियन सी आएगा या ब्लैक सी आएगा। तो बच्चों इसका आंसर आएगा यूरल माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो बच्चों ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, द सहारा डेजर्ट लाइज इन अफ्रीका, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world, the world's longest river Nile lies in this continent, it is the only continent through which the equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn pass। तो बच्चों इनमें से ये जो है, it is the third largest continent in the world, ये वाली जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉल्स है इसके बारे में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इट लिंक साउथ अमेरिका एंड
नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी, इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा कैनाल। तो इसका आंसर है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंड द लार्जेस्ट रिवर सिचुएटेड। तो एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या साउथ अमेरिका। तो बच्चों इसका आंसर है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका, थार, दक्षिण गंगोत्री, एंडीज या पुणे। सो दक्षिण गंगोत्री इज द करेक्ट आंसर। Why is the Earth called the blue planet? Because of water cycle, because of more than 71% of the Earth is covered by water. Water exists on Earth in three forms, none of the above. So बच्चों इसका आंसर है B, because of more than 71% of the Earth is covered by water. Next question है बच्चों आपका, which one of the following ocean is the largest ocean in the world? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या आर्कटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। ठीक है बच्चों। इट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। तो बच्चों इनमें से चारों में से कौन सा कंट्री के नेम के ऊपर ओशन है? वो है इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन इज द करेक्ट आंसर। सो अब नेक्स्ट है बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड द आर्कटिक ओशंस? पाल्क स्ट्रेट, इस्थमस ऑफ पनामा, बेरिंग स्ट्रेट या फिर कुक स्ट्रेट। सो इसका आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री विद रेफरेंस टू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो बच्चों लिथोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, the atmosphere extends up to a height of about 1000 kilometers, 2000, 1600 या 2600 kilometers. So इसका correct answer है 1600 kilometers. Next question है आपका, which one of the following is the major constituent of atmosphere by percentage? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide या argon? तो इसका correct answer है बच्चों nitrogen. ठीक है। Next question है बच्चों आपका, it is the domain of life, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या बायोस्फेयर। तो ये इसका आंसर क्या है? बायोस्फेयर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, मूविंग एयर इज नोन एज करंट, विंड, वेव्स या टाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों विंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाई वर द पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग? ड्यू टू अर्थक्वेक्स, ड्यू टू वोल्केनो, ड्यू टू सुनामी और ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग। सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू सुनामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग? तो बच्चों एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ना 24th, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये वाई वर द पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबमर्ज्ड, यहां पे ये आएगा सबमर्ज्ड, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, सॉरी, ये इधर आएगा सबमर्ज्ड। ठीक है। तो इसका आंसर है ड्यू टू सुनामी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे बच्चों आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण बच्चों।